Yes. Am I audible, everyone? Yes, ma'am. स्क्रीन शो नहीं हो रही जी। Yes, yes. बस yes बच्चा शेयर कर दिया. Is it visible now? No, ma'am. No. अब बताइए, is it visible? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आई कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एसिलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ये कोई चार्ज कैरी नहीं करती. ये कैसी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? न्यूट्रल होती हैं. कैसी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? न्यूट्रल होती हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? महक, राहुल, आयशा, आकाश, एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. ओके. Yes, ma'am. अच्छा एक और हाँ, देखो एक और तरीके से हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है कहीं पे भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का एक और तरीका है. ठीक है. यस, म्यूट कर लीजिएगा, बहुत तेज पीछे से आवाज आ रही है. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एक और तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एसिलरेटेड चार्ज है ना, कोई भी आपके पास वेव है, कोई भी चार्ज है, अगर वो सडनली रुक जाए, ठीक है, सडनली वो रुक जाए और वो एक बहुत लार्ज एटॉमिक नंबर के मेटल से अगर स्ट्राइक होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है और थोड़े मतलब एग्जैक्टली आपके कोर्स में भी नहीं है, बट स्टिल सुन लो अगर समझ में आ जाए तो. अगर आपके पास एक एसिलरेटेड चार्ज है और आपके पास एक बहुत लार्ज मेटल है, एटॉमिक नंबर का, एक लार्ज एटॉमिक नंबर का कोई मेटल है, अगर आपकी जो चार्ज है वो सडनली इस पे स्ट्राइक करेगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं. इसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म में पढ़ते थे कि क्या होता है, रेडिएशन होता है. पढ़ा है कभी रेडिएशन? तो जितने भी टाइप का रेडिएशन होता है वो सब क्या रहती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं. ठीक है. तो ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का कि सडनली एक मेटल प्लेट पे कोई चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज स्ट्राइक करेगा तब भी रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. ठीक है. इसको आप मैम वो डिफ्लेक्ट हो गया क्या? हाँ देखो डिफ्लेक्ट तो होगा ही. देखो एक वेव है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, डिफ्रैक्ट हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि हम ऑसिलेशन एंड वेव में पढ़ते थे, एक वेव होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस वेव्स में भी होती हैं. क्लियर? तो हमने ये देखा कि ये एसिलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत इजी है. दीज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगी तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी. जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से पास करेंगी, क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होंगी? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, न्यूट्रल हैं. ड्यू टू देयर न्यूट्रल नेचर दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये भी इजी है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, कोई आपसे पूछे कि ये 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की कहां से आया, कहां से ये पता चला? कोई बता सकता है? 3 स्पीड into ऑफ लाइट है मैम. हाँ स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो हमें मालूम है. कैसे मालूम चला? Speed of light in vacuum. फॉर्मूला होता है ना 1/√μ नॉट और यस एप्सिलॉन. यस, वेरी गुड. इस फॉर्मूले से आती हैं. और कैसे? माय क्वेश्चन इज कैसे. फॉर्मूला बेसिस पे नहीं पूछ रही हूँ, एक प्रैक्टिकल वे बोल सकते हैं, थियोरेटिकल वे बोल सकते हैं. कैसे हमें पता चला? धरती से लाइट या कितने उस जो लाइट की स्पीड होती है उसके हिसाब से. नहीं. ओके रुको मैं बताती हूँ. देखो अभी तक आपको बताया, मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है आपकी किसी वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह वैक्यूम से ऑफ लाइट और वेलोसिटी इक्वल लाइट तो नहीं, वैक्यूम ऑफ लाइट नहीं, वैसे देखो वो सब आप लोग बता रहे हो फॉर्मूला बेस्ड, मैं रियल में बता रही हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है। देखो सुन लो एक बात ध्यान से, फिर कुछ डाउट हो तो पूछना। ओके, देखो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुई वाई एक्सिस पे, तो जस्ट जेड एक्सिस पे क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का जो टाइम होता है ना, किस स्पीड में वो प्रोड्यूस हो रही रहती है, वही होती है अपन की स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एडवांस हो जाएगा, बट हाँ ये रियल रीजन है कि जिस एक बार दर और से पता कैसे चलेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना टाइम लग रहा है? हाँ कितने मतलब किस प्रोपोर्शन से वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करती जा रही हैं, दे आर इंटर रिलेटेड ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर हम एम्पियर सर्किट रूल को मिक्स कर दें, ठीक है, तो ये रीजन होता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से स्पीड ऑफ लाइट से प्रोड्यूस हो रही रहती है। ओके ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। हाँ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो ये किस दर से बनती हैं? 3 × 10⁸, और इसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन में ये मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई वो नहीं है भाई, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ओके बन रही है। ओके ओके, ठीक है। आप अभी आप लोगों ने मैक्सवेल्स इक्वेशंस नहीं पढ़ी है ना? ओके, देखो बस ये है हमारी मैक्सवेल्स की सारी इक्वेशन। देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बने और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बने, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो जो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बताता है कि अगर कहीं पे चार्ज है, ठीक है, हम अभी टॉपिक से हट गए हैं, बट मैं आपको एक बारी मैक्सवेल की इक्वेशंस पहले बता देती हूँ, उन्हें डाउट है तो, ठीक है। तो पहले देखो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है? ईडीएस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? हमारा चार्ज गॉस है। लॉ तो अलग साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है मैम। सॉरी, गॉस लॉ तो अलग साइंटिस्ट की इक्वेशन नहीं है, मैक्सवेल की इक्वेशन कब से होगी? देखो मैक्सवेल ने क्या किया था, ठीक है, मैक्सवेल ये इक्वेशन जो है, देखो सबसे पहले गॉस ने अलग बात बोली, ठीक है, फिर उसके बाद एम्पियर्स ने अलग बात बोली, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात बोली। जब मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट रूल दिया था ना, तब उन्होंने 4 सेट ऑफ इक्वेशंस दी थी। क्या दी थी? 4 सेट ऑफ इक्वेशन दी थी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये जो 4 इक्वेशन है, अगर आप जैसे कि आप आगे जाओगे, है ना, आप अभी कॉलेज में जाओगे, तो आप कभी भी इस इक्वेशन को गॉस लॉ के नाम से नहीं पढ़ोगे। ये मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है समराइज कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। तो इन्हें अगर आप बोले एडवांस फिजिक्स में जाएं या ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स में जाएं, तो इन सब इक्वेशंस को मैक्सवेल की इक्वेशन से नाम से साथ जाना जाता है। दीज 4 सेट ऑफ इक्वेशंस क्या क्या हैं वो? ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक्स, बीडीएस इज इक्वल्स टू 0, जो आपका फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सुना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EDL इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। ये भी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। और ये तो एम्पियर्स की जो इक्वेशन थी, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, जो मैक्सवेल ने एक्सटेंड की थी। तो ये जो 4 सेट ऑफ इक्वेशन है, इसे मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाएगा। अब से जब आप आगे इसे पढ़ोगे, ये कभी भी इंडिविजुअली हम इन्हें नहीं देते, मैक्सवेल ने ये चारों इक्वेशन से समराइज कर दिया था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आप बोलो इंटीग्रेट कर दिया था। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज बी वोकल। ओके, ठीक है, तो हम अभी देखो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर मैं मैक्सवेल की इक्वेशंस पे ही आ रही हूँ, प्रॉपर्ली आपको पूरा समझा दूंगी, ठीक है।
तो थर्ड जो है, थर्ड क्या है हमारा, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके कूल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या कहती है, देखो अगर मैं दो अलग अलग मीडियम ले लूं, ठीक है, एक मैंने कुछ मीडियम ले लिया वाटर, एक मैंने ले लिया एयर, ठीक है, एक वाटर ले ली एक एयर ले ली, ठीक है, तो जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, पर इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्या चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ समझ में आता है ना, वेवलेंथ सबको समझ में आता है, ठीक है। तो क्या कहती है Yes, ma'am. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बट क्या चेंज हो जाती है, आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ओके क्लियर। नेक्स्ट पे जाते हैं, देखो ये तो इजी है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स होती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, और इसी की वजह से वो क्या की जा सकती हैं, पोलराइज की जा सकती हैं, उसमें पोलराइजेशन हो सकता है, ठीक है। ये भी एक बार आपका जेई में आया था, आई गेस जेई 2013 के जो पोलराइज नेचर है, ठीक है, जो पोलराइज नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्स हैं आपस में। क्यों ट्रांसवर्स हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी कोई डाउट था तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वो क्या है, वेव्स हैं। तो जो भी हम 11th क्लास में ऑसिलेशंस और वेव्स पढ़ते थे, तो वेव्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते थे कि जो वेव्स हैं वो डिफ्रेक्ट हो सकती हैं, बेंड हो सकती हैं, मतलब रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसमें इंटरफियरेंस हो सकता है और उसमें पोलराइजेशन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आप उसको डिफ्रेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब ओवरलैपिंग दो वेव्स की, और पोलराइजेशन हो सकता है। तो ये सब थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जो फॉर्मूलेज हैं वो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ये सारी जो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्लियर हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? Yes, No, ma'am. ma'am. नो, ओके No, चलो ma'am. ठीक है। तो अभी मैक्सवेल इक्वेशन पे क्वेश्चन उठा था, तो हम एक बारी मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लास्ट फ्यू ईयर्स के, वो देखेंगे, जेई और नीट के, ठीक है। तो पहली मैक्सवेल की इक्वेशन क्या थी, पहली मैक्सवेल की इक्वेशन थी जिसका नाम है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने, सिंपली अगर देखो, पहले ये मत सोचो इक्वेशन, पहले सिंपल सोचो, गॉस लॉ क्या बोलता था, गॉस लॉ बोलता था कि कहीं पे चार्ज है, अगर कहीं पे अगर चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो, फिर उन्होंने ये लॉ दिया, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, गाइस गिव मी अ मिनट, मेरा लैपटॉप पावर मोड पे है, गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। Am I audible everyone? Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो हम देख रहे हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला, सिंपल लैंग्वेज में समझो गॉस लॉ क्या है। क्या कहते थे गॉस, अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, ठीक है। तो EDS इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैक्सवेल ने 4 सेट ऑफ इक्वेशंस दी थी, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, 4 सेट ऑफ इक्वेशन है, 4 समीकरण हैं जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समराइज कर देती हैं, ठीक है। तो पहली क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ में आ गया।
EDS इज इक्वल Yes, टू ma'am. Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। यही है अपन की मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। अच्छा, अब मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ। यहाँ E है तो E की जगह क्या लिख दिया? B। तो B इंटू DS इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे? ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है। देखो क्या होता है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब हम कोई पर्टिकुलर कुछ भी एरिया लेंगे एक, ठीक है, हमने ये कोई गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, गॉस लॉ में एक गॉसियन सरफेस लेते थे जो हमेशा कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने गॉस लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ लेंगे। गॉस लॉ में कहते थे एक किसी पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस में अगर आप एक मैग्नेट रख दो, ठीक है, अगर एक मैग्नेट रखोगे तो आप क्या देखोगे कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर मैग्नेट में आपने क्या बना दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। देखो अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी उतनी साउथ पोल के अंदर आएंगी। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो अगर आप इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर देखोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी? सॉरी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी? 0। जितनी बाहर निकली जो इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो किसके इक्वल हो जाएंगी? आउटगोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मतलब ना, मतलब इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। यही बताता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है। ये क्या बताता है अपन को कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी लाइंस हैं? कंटिन्यूअस हैं। हम इसे बीच में कहीं टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ पोल से निकली हैं तो साउथ पोल पे जरूर पहुंची होंगी एक पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस में से। इज इट क्लियर? सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन क्लियर है? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड जी मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मतलब उतने अंदर घुसेगी जी। हाँ, यस, वेरी गुड। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो कंटिन्यूअस होती हैं। वेरी गुड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से हैं? चार्ज की वजह से हैं। लेकिन चार्ज हमेशा पेयर के फॉर्म में नहीं होता ना, कहीं पे प्लस क्यू चार्ज हो सकता है, कहीं पे माइनस क्यू चार्ज हो सकता है। लेकिन एक मैग्नेट में, अगर आप एक मैग्नेट की बात करें तो कहीं पे आपने ऐसे सुना है किसी मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ही नहीं? होता है जी, होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता। मैग्नेट में पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल जरूर होगी। इसके लिए यहाँ पे इसका नेट इफेक्ट 0 आता है और यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूअस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूअस होती हैं, ये सही है। लेकिन क्योंकि मैग्नेट हमेशा पेयर के फॉर्म में होती है तो जो नेट इफेक्ट होता है वो 0 हो जाता है। इज इट क्लियर समीर? कोई डाउट है और? एप्सिलॉन नॉट क्या है जी? परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट, ओके सॉरी, मैंने ये बताया नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट अपन की परमिटिविटी है जो अभी अपन न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे थे ना, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ओके, ठीक है, ओके। मैम बी क्या है? बी कहाँ पे? सेकंड फॉर्म में। अच्छा, बी ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। B is magnetic field intensity. This ds is nothing but your area. ये ds का मतलब कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब एरिया है, और E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या डिस्क्राइब करता है? मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करता है। अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे अगर हम आए
तो ये क्या कह रहा है, थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI आपने सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो अपन कहते हैं ना आजकल वायरलेस चार्जिंग। क्या करते हैं, अगर आप एक कॉइल लें, ठीक है, अगर आपने एक कॉइल ली तो इस कॉइल में कोई करंट नहीं होगा, पर आपने एक मैग्नेट ली उसके पास, और इस मैग्नेट में आप क्या देने लगे, मोशन देने लगे, इस मैग्नेट को आप मूव करने लगे, है ना। जब आप इस मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से गुजर रही होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और इस पूरे प्रोसेस को कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बताता है अपन का थर्ड फॉर्म के हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। यस, कोई डाउट है? मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बनेगा। हाँ, इसी पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इस फील्ड को इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, अगर मैग्नेट रेस्ट पे हो जाए तो फिर मतलब बंद हाँ, हो जाएगी वो अगर हाँ इलेक्ट्रिक हाँ, ये बिल्कुल ये कंडीशन है फेराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रखना रहता है ना, तो जैसे ही आप मैग्नेट का मोशन रोकोगे तो आपका करंट 0 हो जाएगा। और इस केस में हम करंट का डायरेक्शन किससे देते हैं, लेंज लॉ से देते हैं। यस, और कोई डाउट? ये सबको अच्छे से समझ में आया? थर्ड, कोई डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? नो? ओके। अब फोर्थ जो है वो तो हम कल से डिस्कस कर ही रहे हैं। फोर्थ क्या है, एम्पियर्स ने क्या बोला था, एम्पियर्स बोल लो या बायोट सेवर्ट बोल लो, वो सब क्या बोलते थे, गलती से एक साइंटिस्ट थे ऑयस्टर्ड, सबने पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट थे फिजिसिस्ट ऑयस्टर्ड, वो गलती से जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अपना, तो एक वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, वो उसके पास कंपास चला गया था, मैग्नेटिक कंपास ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बताता है, एक मैग्नेटिक कंपास चला गया था। तो उन्होंने ऑयस्टर्ड ने क्या देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर पता चला था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर बायोट सेवर्ट ने एक लॉ दिया, एम्पियर्स ने एक लॉ दिया, सबने एक ही बात बोली, सबने क्या बोला कि अगर करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और फिर इसे मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया। देखो एम्पियर्स ने क्या बोला था कि BDL, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, कि अगर कहीं पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, ये एम्पियर्स ने बोला। लेकिन फिर मैक्सवेल ने गलत प्रूफ कर दिया उनको बाय दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि कैपेसिटर के बीच में तो कोई करंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो कंपास था डिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर उन्होंने इस करंट का क्या नाम रख दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम रख दिया, और इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ये ID क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली, जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी तो कोई मैक्सवेल इक्वेशन है ही नहीं। तो देखो यही वो मैक्सवेल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये फोर्थ आपकी इक्वेशन थी, ये क्या बता रही थी, मैग्नेटिक इफेक्ट बता रही थी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इज इट क्लियर गाइज? अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं? कोई डाउट है तो पूछो। No, ma'am. क्लियर हो गया ना बच्चा आपको? ये एम्पियर लो नहीं है, सॉरी, एम्पियर लो नहीं है जी, ये मैडम ये सिर्फ एम्पियर लो नहीं है जी, एम्पियर मैक्सवेल लो कहेंगे जी इसे।
हाँ, इसे एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहेंगे। ये लिखा तो है मैंने, एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। और कुछ? हाँ जी, वो एम्पियर के बाद में हाँ, यस, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म मेंशन कर दिया था ना, इसलिए नहीं लिखा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये एम्पियर्स का मैक्सवेल लॉ है, दोनों के नाम पे रखा गया है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो पहला लॉ क्या बता रहा है, पहला जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में बता रहा है कि अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो जीरो रहेंगी। इससे समझ क्या रहे हैं, इससे समझ ये रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस हैं। थर्ड बता रहा है कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और फोर्थ इसका कन्वर्स है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये सारी जो 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन तो है मैक्सवेल की, लेकिन इतना डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स आपको नहीं है ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट जेई और नीट में देखा जाए तो अभी तक बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं। तो बस ये सेट्स, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, कभी आ गई तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, एडवांस बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिजिक्स में आ जाता है। क्लियर? मैडम, लेक्चर खत्म होने के बाद जिनके नोट्स डाल दे करो जिस पर के नाम है ग्रुप में जी। अच्छा, इसके नोट्स डाल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के? यस, फॉर श्योर, बिल्कुल। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट? No, ma'am. ओके, ठीक है, तो अब आएगा अपन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक जेई और नीट में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से पूछे जाते हैं, भले ही वो अगर इंडिविजुअल वेव्स की बात कर लें हम या अलग अलग वेव्स की बात कर लें ना। जैसे इंडिविजुअल वेव्स, जैसे कि इंफ्रारेड रेज बोल लो, एक्स रेज बोल लो, गामा रेज बोल लो, ऐसे भी प्रॉपर्टीज में से ही पूछा जाता है, वैसे भी प्रॉपर्टीज में से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी, अपने पास वी हैव 8 मिनट्स। ठीक है, तो क्या कह रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने बताया अभी क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस स्पीड से ट्रैवल करती हैं, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, C इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना? तो ये म्यू नॉट क्या है अपन की, परमिएबिलिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से कोई बता दे? 8 into 8.85 85 into 10⁻⁻12 10 की पावर -12। और परमिएबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसी की जस्ट उल्टी है कि अगर देखो आप अगर सन रेज की बात करें, ठीक है, सन रेज की अगर बात करें, अर्थ पे सन रेज इस स्पीड से आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम है, इसलिए 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है हमारे पास सनरेज। लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताती है थर्ड प्रॉपर्टी, और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आए गए हैं बहुत, तो इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस रेशो से कम होगी, तो वेलोसिटी जो है अपन की किसी पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर? ये म्यू नॉट
Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो ये आप C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रख दी 1/√μ0/ε0, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। और अदरवाइज इसका एक और फॉर्मूला ये है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितनी हो जाएगी, 1/μ × E। ये μ × E का मतलब क्या है, 1/√μ0। वैक्यूम में परमिएबिलिटी क्या है और मीडियम में परमिएबिलिटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में परमिटिविटी क्या है और किसी मीडियम में परमिटिविटी क्या है। तो ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इज इट क्लियर? Ma'am, please repeat. ओके, रिपीट करूं? ओके, गुड। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेंगी या फिर एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेंगी तो उनकी स्पीड, वेलोसिटी कितनी होगी, c, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में ट्रैवल करेंगी, किसी मीडियम में वाटर ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, किसी मीडियम में अगर ट्रैवल करेंगी तो उनकी ये जो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगी। कम कैसे होगी, किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो कम होगी। तो किससे डिवाइड करेंगे, उस पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिख रहे हैं, n से लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, v = 1/√μ × ε0। अब देखो पिछले वाले फॉर्मूले की तरह अपन ने यहाँ पे μ0 ε0 नहीं दिया। इस μ0 ε0 का मतलब होता है कि एयर में परमिएबिलिटी और परमिटिविटी कितनी है, एयर या वैक्यूम में। तो एयर नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, मीडियम में लेंगे, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में है। तो यहाँ लिखेंगे म्यू मीडियम और ε0 मीडियम। अब ये म्यू मीडियम कितना होता है, म्यू मीडियम अपना होता है μ0 × μr, और ε0 मीडियम कितना होता है, ε0 × ε0r। तो ये पूरा इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ0 μr ε0 r। क्लियर? R ε0 r और μr का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में μr और ε0 r की वैल्यू क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। μr ε0 r अलग अलग मीडियम में जो, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको क्वेश्चन में आएगा ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन रहेगी। वाटर में अलग रहती है, सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, मालूम है ना? मैम म्यू की वैल्यू भी फिक्स है क्या? हाँ, म्यू की वैल्यू भी फिक्स है, म्यू की वैल्यू भी फिक्स है। देखो अगर एयर की बात करें तो μ0 बोलेंगे उसे, और अगर परमिटिविटी की बात करें तो ε0 बोलेंगे, अगर मीडियम की बात करें तो μr बोलेंगे और ε0r बोलेंगे। क्लियर? यस मैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, अगर किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप लोग नोट बना के लिख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अगर किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, वैसे हम ये 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लेना n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशो होता है। आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा क्या, sin i बाय sin r को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ये वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम कल न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज तो टाइम हमारे पास खत्म हो गया, कल यहीं से शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अच्छा बताओ क्लास कैसी लग रही है, स्लो, फास्ट, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? तो आई विल डू द नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। नो मैम, एवरीथिंग इज ओके।
गुड, ओके, ठीक है। तो कल से जो है थोड़ी न्यूमेरिकल क्लास होगी, और मैं न्यूमेरिकल क्लास में, देखो हमारे पास टाइम कम है, तो न्यूमेरिकल क्लास में मैं बस आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बिल्कुल मैथमेटिक्स पोर्शन जो रहता है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो आप लोग खुद करें। कुछ न्यूमेरिकल्स में तो हम कर लेंगे, और जो बेसिक कैलकुलेशन रहेगी वो आप लोग खुद करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो कल हम प्रॉपर्टी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कल हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। मैम हेलो यस, हेलो। हेलो मैम, आज की क्लास ओवर होगी? हाँ, आज की क्लास ओवर हो गई। मैम, रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा? रिकॉर्ड आपको अभी तो मैं इस पॉइंट पे तो नहीं कह सकती, आई विल लेट यू नो रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी। ओके, वैसे टाइम पे वॉइस आया सेट पे करो, मैम। ठीक है। मैम, टाइम पे आया करो। फिजिक्स क्लास का टाइम है 3:30। ओके, 3:30 हम से क्लास पापा होगी। घर नहीं थे। अच्छा, पापा घर पे नहीं थे। ओके, तो कोशिश करना कि मैम, इसे बोल दो ये नोट अवेलेबल करवा देगा, मेरे पास भेज देगा, जो अटेंड की है जिसने। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे कोई और रिकॉर्डिंग नहीं करता, सिर्फ सेंटर से रिकॉर्डिंग होती है। नो मैम, ये स्क्रीनशॉट ली होगी ना इसने। अच्छा, ओके, मैं सेंड कर दूंगी आपको, डोंट वरी। थैंक्स मैम। व्हाट इज योर नेम? वॉइस सेट पे अवेलेबल है मैम। मैम मैफी। ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। यस यस।